नमस्कार, 12 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जाने आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी और लोकसभा में अनुराग ठाकुर करेंगे चर्चा की शुरुआत। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने से एक की मौत, 8 जख्मी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने टर्मिनल 1 का लिया जायजा। यात्रियों की सुरक्षा को बताया पहली प्राथमिकता। T1 पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द। दिल्ली एनसीआर में आफत बनी बारिश। जल भराव और ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। ऑफिस आने जाने में लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। कर्नाटक के शिवमोगा में दर्दनाक सड़क हादसा। टेम्पो और लॉरी की टक्कर में 7 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीखी प्रेसिडेंशियल डिबेट। ट्रंप ने अफगानिस्तान से वापसी को बताया इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन। वहीं बाइडेन ने कोविड महामारी के बाद अपने कार्यकाल में नौकरियों में हुई बढ़ोतरी का दिया ब्यौरा। खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से दी मात। दक्षिण अफ्रीका के साथ कल होगी खिताबी भिड़ंत। भारतीय एथलीट किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। 400 मीटर वर्ग में हासिल किया कोटा। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ। मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है, हमारा मत प्रतिशत 35%। कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 45% है। केरल में हमारी 1 सीट आई है मगर 17% मत है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है। यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार 2.5 अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। ये चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने। हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है और हम 2रे नंबर के
मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनाने वाले देश बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर 1 के देश बने। और महोदय, इतना ही नहीं हुआ, पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के बीच में चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, जिसका राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया। निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परंतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति, यानी हमारी स्त्री शक्ति को वो स्थान चांद की ऊंचाई तक देने का काम किया। और यहीं पर मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, इसी समय देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है, और दूसरी तरफ हमारा संकल्प यह है कि उस शक्ति को चांद की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित करना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हुए, मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है, और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी? महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी, फर्स्ट डिवीजन एक, रोमन में सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब, ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं। आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को। आपको बता दें कि आज 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का 5वां दिन है और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है। राज्यसभा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। उन्होंने सरकार की सफलताओं के बारे में गिनवाया और बताया कि किस तरीके से भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। साथ ही साथ भारत डिजिटल पेमेंट में विश्व के नंबर 1 स्थान पर आ चुका है और साथ ही साथ भारत के पास 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिला है और फिर से एक मजबूत सरकार आकर खड़ी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही जो है वो सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 5 महीने बाद सोरेन जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जमानत
दे दी गई है। आपको बता दें कि 13 जून को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है। राहत बड़ी खबर हेमंत सोरेन के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री जमीन घोटाले मामले में आरोपी हैं सोरेन। 5 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं और जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी। आपको बता दें कि 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें 5 महीने बाद जेल से वे बाहर आएंगे। जमानत मिल चुकी है उनको और जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर उन्हें जमानत दे दी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रांची से दिवाकर कुमार जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन के लिए एक राहत बड़ी खबर, 5 महीने बाद जेल से रिहा होंगे। देखिए, एक निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद एक के बाद जो लगातार ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको बोला कि आप हाईकोर्ट के शरण में जाइए और वहीं से अपनी बेल को लेकर गुहार लगाइए। तो आज इस मामले में लगभग पिछले 1 महीने से बेल के लेकर सुनवाई हो रही थी और उस पर दोनों पक्षों की जो दलील थी वो पूरी हो गई थी और सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाने की तारीख आज मुकर्रर की गई थी। तो आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, एक तरीके से एक बार फिर से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतिम राहत एक तरीके से कह सकते हैं कि देते हुए जो है वो जमीन जो घोटाला का मामला है, झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाई इलाके का जो मामला है, करीब 9 एकड़ लैंड से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, उस मामले में आज उन्हें हम कह सकते हैं कि फौरी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत दे दिया है। राहत के शब्द में साथ में ये कहें कि बेल को लेकर क्या क्या प्रोविजंस किए गए, ये अभी हाईकोर्ट से निकलकर बाहर पूरी तरह की चीजें नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर हो सकती है, साफ हो जाएगी कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने जो किन किन शर्तों के साथ उन्हें राहत दी है। तो ये तमाम जो बिंदु है वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए थोड़ी देर के लिए ये राहत बड़ी खबर निश्चित तौर पर यह है। जी दिवाकर, फौरी राहत जरूर लग रही है, लेकिन मुसीबतें यहाँ खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा भूमि अधिग्रहण का घोटाला है ये, जिसमें फंसे हुए हैं हेमंत सोरेन। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बड़गाई में जमीन घोटाला का जो मामला है, इस मामले में अगर इसके बैकड्रॉप में जाएं तो कुल 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से जो भू राजस्व कर्मचारी है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, कई जो जमीन के दलाल है उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ जो नक्शा बनाने वाले लोग हैं, जमीन से अटैच होकर जो नक्शा बनाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कई कारोबारी को भी इस लपेटे में जो जमीन घोटाला का झारखंड में मामला है उस मामले में कई गिरफ्तारियां, हम कह सकते हैं कि करीब 11 मतलब दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। और जो पिछले दिनों जब 90 दिन की अवधि पूरी हुई थी उनकी गिरफ्तारी के बाद, तो मार्च के आखिरी महीने में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसमें हेमंत सोरेन समेत 5 अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कोर्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। जब ईडी ने इस मामले में जांच अपनी पूरी की थी उसके बाद उन्होंने, लेकिन लगातार ईडी की ओर से यह कहा जा रहा था कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं तो वो जो जांच का दायरा है वो प्रभावित हो सकता है। तो इस लिहाज से लगातार जो कोर्ट की ओर से थी, ईडी की ओर से लगातार अर्जी दी जा रही थी कि हेमंत सोरेन को जो है वो राहत नहीं मिलनी चाहिए और अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो जो जांच का दायरा है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन आज जब चूंकि ये करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन को आज जमानत मिल रही है, तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की ओर से, वकील की ओर से लगातार ये दलीलें दी गई कि उनके जो प्रार्थी है उनकी ओर से लगातार जो है इस मामले में उन्हें फंसाया गया, ये तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये नेक्सस पूरा आगे बढ़ता गया और ईडी ने लगातार अपना जांच का दायरा बढ़ाया है और उसके बाद 11 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होगी, तो हम अभी नहीं कह सकते कि हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिनों के लिए भी राहत भरी बात है। लेकिन फिलहाल ये राहत इस लिहाज से है कि उनको आज हाईकोर्ट ने, जो झारखंड हाईकोर्ट है, मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें फिलहाल राहत देते हुए जमानत दे दी है। जी दिवाकर, पीएमएलए से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे हेमंत सोरेन। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने उनको फौरी राहत जरूर दे दी है, लेकिन मुश्किलें जो हैं उनकी वो कम होती नजर नहीं आ रही। दिवाकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। इस नए कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। ये पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लिए लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का हक। इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। न्याय की आसान प्रक्रिया। इसके तहत 0 FIR। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं 18वें लोकसभा के विशेष सत्र की, जिसका आज 5वां दिन है और राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज दिन है। और आपको बता दें कि राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है, वहीं लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG पेपर लीक मामले पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी कि 1 जुलाई 2024 तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को शांत करते हुए कहा कि संसद को ना चलने देना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने अपील करी कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, वह इसकी इजाज़त देंगे, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई 12 बजे, लेकिन
विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। नीट पेपर मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव से चर्चा से पहले नीट पर चर्चा हो, और इस कारण उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार कहा, लेकिन फिर भी विपक्ष ने चलने नहीं दिया और इसके कारण लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही 12 बजे तक के लिए सोमवार को स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल, हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार अपील की और कहा कि सदन में विरोध का एक तरीका होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा ना होकर किसी और मुद्दे पर चर्चा की मांग को उस पर आप जोर दें। राष्ट्रपति के भाषण पर जब चर्चा होगी तो तमाम जो विषय आप उठाना चाहते हैं उसका जवाब दिया जाएगा, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही। लेकिन हम जानते हैं कि आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर आपको हम यहाँ रोकना चाहेंगे, सीधा रुख करेंगे राज्यसभा की कार्यवाही का, जहां भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। फिजी, रूस और मालदीव और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में मंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला। मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। और एक बात और कहूंगा अंत में, वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में एक बड़ा गीत था जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने जरूर अवश्य सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। वो तो फूलों की सेज पे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाय की केतली लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़े नरेंद्र लाल। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। वो जवाहरात के लाल थे और नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे। वो हीरे जवाहरात के बीच में उनका बचपन गुजरा और इन्होंने गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पे आता हूं कि तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है, वो है एनर्जी और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, एलईडी बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं, पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया।
और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इसीलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है, मैं बताना चाहता हूं, लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है। और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे, उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है, और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है, जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए, मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम से संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी, कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। सभापति महोदय, 1 लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवल स्टार्टअप का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ये नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है। और किस प्रकार का बदलाव आया है, इसका उल्लेख दीजिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार हुआ। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। ये दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। देखिए, बड़े विषयों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज पे और ध्यान देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें, उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, उस तरफ ध्यान दिया गया। मैं 3 छोटी चीजों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से यूज करते हैं। हनी, शहद का निर्यात 2014 में 445 करोड़ था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड़ रुपए हो गया। किसानों, खिलौना, देखिए जब हम चाइना की बात करते तो बहुत सी बात होती थी, खिलौने हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1844 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये हमने छोटी सी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और दूसरी चीज जो हमारे विरोधियों को शायद याद हो, खादी, जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबंध माना जाता था, हमारी मोदी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी का मार्केट 31,000 करोड़ रुपए का था, वो अब बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपए का हुआ। यानी 4 गुना अधिक खादी में हमने वृद्धि प्राप्त की है। और बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारी सरकार आने से पहले होती नहीं थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ हथियार खरीदते थे और अपने आप बनाने की हमारे अंदर सामर्थ्य तो थी पर सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। और अब स्थिति यह आई है कि अब 1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 18 गुना बढ़ा है। और सभापति महोदय, 500 हमारे डिफेंस के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका इंपोर्ट बैन, यानी जो पहले विदेश से आते थे वो 500 प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे, इक्विपमेंट, और वो विदेश से नहीं लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनने का उल्लेख भी उन्होंने किया है, जो भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसे हमने एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की। और फिलीपींस पहला देश बना जिसने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया है।
सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां ब्रह्मोस मिसाइल का कोई पार्ट बने, कोई कंपोनेंट बने, ये अपने आप में कितने बड़े गर्व का विषय है। मुझे याद है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बना के रखी गई थी। सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश पे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, तो सीरीज बनती थी मिर्जापुर, तो ओंकारा में मेरठ की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर की गैंगवार, तो कंपनी फिल्म में दिखाया जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए, उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे, और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो, उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, यह समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदया ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ 3 का उल्लेख करना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया। अपनी सीट पर जाएं प्लीज, अपनी सीट पे जाएं प्लीज। मात्र 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक। आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को। आपको बता दें कि आज 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का 5वां दिन है और आज राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में जारी है। वहीं लोकसभा में सोमवार 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय किन बातों का जिक्र कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सरकार ने जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में काम किया है, वो आने वाले कार्यकाल में भी लगातार प्रयासरत करेगी और विकास की बयार आगे चले उस पर लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने जिक्र किया रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का। उनका आने वाले वक्त में हम काम करेंगे ग्रीन एनर्जी को। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेहरू जी के तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने नेता माना है, सर्वसम्मति से वो चुने गए हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी लगातार आगे भी काम करती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।